गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है मैंने नोट्स भेजा था, उसके पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारा व्यवसाय में जो है कृषि प्रमुख है। आज हम देखेंगे कृषि की मुख्य चुनौतियां या समस्याएं। ठीक है, उसके अंतर्गत मानसून पर निर्भरता और जल संरक्षण। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसूनी कृषि भी कहते हैं। सबको पता है कि हमारे यहाँ जो फसल होती है वो मानसून पर निर्भर होती है। अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल होती है, बारिश नहीं होने से फसल भी नहीं हो पाती है, क्योंकि भारत के पूरे भाग में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल आज के समय में अगर हम देखें तो कुल क्षेत्र का जहाँ पर कृषि होती है उसका 45% हिस्सा जो है सिंचित है, जिसमें अधिकांश सिंचाई जो है भूमिगत जल से होती है। आप देखेंगे कि मानसूनी वर्षा के दौरान जो है कहीं अधिक बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है तो कहीं कम बारिश की वजह से जो है फसल खराब हो जाती है। अगर मानसूनी वर्षा अच्छी रही तो फसल भी अच्छी होती है। भारतीय मानसूनी वर्षा की विशेषता ये है कि यह अनिश्चित है, अनियमित है। कब होगी, कितनी होगी, कितने दिन बाद होगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। बारिश होती है तो आप देखेंगे लगातार 5-7 दिन तक के लिए लगातार बारिश होती है और मूसलाधार बारिश होती है कि अधिकांश पानी जो है बहुत तेजी से गिरता है और पूरा पानी जो है बह जाता है। आपको पता है कि फसलों के लिए जो है एक ही बार पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर तेज बारिश होती है तो फसलें सड़ भी जाती है डूब करके, और नहीं होती है तो सूख कर खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है हमारी अधिकांश जो फसल है वो मानसून पर ही निर्भर है। उसके अलावा फसलों में होने वाली विभिन्न बीमारियां, कीटों का प्रकोप, ओलावृष्टि और कभी कभी कृषि उत्पादन के साथ साथ लागत भी मिल पाना तक जो है मुश्किल हो जाता है। अर्थात बारिश की समस्या तो हमारे यहाँ है ही है, कीटनाशक है, खरपतवार है, ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हम जो फसल बोने के समय खर्च करते हैं उतना भी हमको रिटर्न नहीं हो पाता है। प्राकृतिक परिवर्तन के कारण कृषक हमेशा अनिश्चितता से जूझते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे कर्ज के कारण परेशान भी हो जाते हैं और कई बार तक जो है उनको सुसाइड अटेम्प्ट भी करना पड़ता है, और ये होता है। हम देखते हैं समाचार चैनलों में, समाचार पत्र पत्रिकाओं में कि भाई अमुक किसान ने जो है कर्ज के बोझ के चलते हुए जो है सुसाइड कर लिया। भारतीय कृषि को जो है मानसून का जुआ भी कहते हैं। जुआ आपको पता है बहुत गंदी चीज होती है, बैटिंग जिसको कहते हैं, कि व्यक्ति जो है उसमें वो जीतेगा ये हारेगा ये निश्चित नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि फसल अच्छी तब होगी जब अच्छी बारिश और संतुलित बारिश होगी, तो इसीलिए जो है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अर्थात खेले तो दिए हैं, अच्छी बारिश हो गई तो फसल अच्छी जीत गए, नहीं हुई तो हार गए। किसी भी प्राकृतिक परिवर्तन से जूझने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है। आज हमारे पास जो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें अधिक बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कीटनाशक, कीटों का प्रकोप, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब से बचने के लिए कुछ योजनाओं की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल फसल बीमा, अनाजों का संग्रहण, मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर फसल के प्रकार का चयन जैसे उपाय अपनाकर समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। आज फसल बीमा किया जाता है कि एक निश्चित राशि जमा कर देने के बाद आपका बीमा हो जाता है। फसल अच्छी नहीं होने पर आपको जो है उसका क्षतिपूर्ति के रूप में जो है आपको राशि मिलती है। दूसरा, मौसम का पूर्वानुमान, कि मौसम विभाग जो है पूर्वानुमान लगाता है कि इस साल बारिश कैसी होगी, अधिक होगी, कम होगी। तो उसके आधार पर भी जो है हम फसलों का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अगर बारिश अधिक होनी है तो ऐसी फसल हम ले सकते हैं जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और जो सड़े ना। बारिश कम होनी है तो हम ऐसे फसलों का चयन कर सकते हैं जो कम बारिश में भी अच्छी उत्पादकता दें। बात आती है बीजों का संग्रहण, तो हम जो है बीजों को उपचारित कर लें ताकि कीटनाशकों का प्रयोग भी जो है या कीटों का प्रकोप जो है वो अधिक ना हो और हम कीटनाशकों का प्रयोग करके जो है उसका क्या कर सकें, उन कीटों के प्रकोप को रोक सकें। हालांकि कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, या ये कहें कि ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार के जो उपाय है उसको अपनाकर जो है हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का उचित क्रियान्वयन हमारे लिए एक चुनौती है। आज के समय में इस प्रकार की योजनाओं को बनाना आसान है, पर लागू करना और सभी तक पहुंचाना जो है एक बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में लगभग 45% कृषि भूमि जो है सिंचित है।
जो विभिन्न साधनों से सिंचाई उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं कि नदियों या नहरों के द्वारा जो है, कहीं कुओं के द्वारा होता है, कहीं ट्यूबवेल के द्वारा होता है। फिर भी एक बड़ा हिस्सा केवल मानसून पर निर्भर है। 45% हिस्सा भी यदि सिंचित है, लेकिन फिर भी जो एक बड़ा हिस्सा है 55% कृषि का, वो आज भी मानसून पर निर्भर करता है। और उन क्षेत्रों में केवल एक ही फसल ली जा सकती है जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यही सूखी खेती का इलाका है। यहाँ जल संरक्षण पहला लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि जल जब संरक्षित होगा तब उसका उपयोग जो है सिंचाई के रूप में किया जा सकता है। फसल सूखने की स्थिति आने पर जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। एक और यहाँ के किसान जौ, चना, तुअर, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, ज्वार आदि की खेती करते हैं। दूसरी ओर सिंचित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंचाई भूमिगत जल के माध्यम से की जाती है, परंतु यहाँ भी अत्यधिक भूमिगत जल के दोहन से जल स्तर लगातार नीचे गिरते जा रहा है। जो 45% कृषि भूमि है उनमें तो एक और किसान जो है जौ, तुअर, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार आदि की खेती करते हैं। दूसरी ओर जहाँ सिंचित क्षेत्र है उन सिंचित क्षेत्रों में जो है अधिकांश सिंचाई जो है भूमिगत जल से ट्यूबवेल के माध्यम से होती है। लगातार भूमिगत जल के उपयोग होते रहने के कारण आप सबको पता है कि लगातार भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे जाता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जिसका परिणाम जो है हमें गर्मी के दिनों में बहुत जल संकट के रूप में देखने को मिलता है कि जैसे ही तेज गर्मी पड़ती है अधिकांश नलकूप जो है काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि भूमिगत जल का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है और उसका पानी जो है हम तक नहीं पहुंच पाता है। जबकि अगर आज से 40 साल 30 साल पहले की बात करें तो बहुत कम गहराई में जो है आसानी से जो है हमें पानी मिल जाता था। आज ट्यूबवेल की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। घरेलू उपयोग तो हो ही रहा है, उसका औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो है भारी उपयोग किया जाता है और कृषि क्षेत्रों में भी जो है सिंचाई के लिए जो है उसका उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लगातार जो भूमिगत जल है उसके स्तर में कमी आती जा रही है। उदाहरण भी दिया हुआ है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति ने अपने घरेलू कार्य एवं सिंचाई के लिए नलकूप करवाया। उसने 20 वर्ष पूर्व सिर्फ 150 फीट की गहराई में जो है पानी मिल गया था जब उसने अपना ट्यूबवेल कराया था। 5 वर्ष बाद एक दूसरे व्यक्ति ने जब जो है नलकूप खुदवाया तो उन्हें 250 फीट पर पानी मिला। ठीक है, आप समझिए कि एक व्यक्ति को 150 फीट पर मिल गया, लेकिन 5 साल बाद दूसरे ने खुदवाया तो उसे 250 फीट पर मिला, और तीसरे व्यक्ति ने जो है उसके 3 साल बाद जो है खुदाई करवाई तो उसे 300 फीट की गहराई पर जो है नलकूप में पानी मिला। इससे आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ही क्या होते जा रहा है, भूमिगत जल के स्तर में कमी आती जा रही है। अगर इसी तरह बेतरतीब तरीके से जो है हम भूमिगत जल का उपयोग करते रहेंगे तो एक समय के बाद जो है वो इतनी गहराई में पहुंच जाएगा जहां से उसको पाना भी मुश्किल होगा। अगर हम सिर्फ उससे लेते रहेंगे, उसमें भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि नहीं होगी तो स्वाभाविक सी है ये समस्याएं आएंगी। इसके लिए जो है कुछ समय से जो है भूजल संरक्षण का कार्य जो है बहुत तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो है भूमिगत जल संरक्षण के जो भी उपाय हैं वो अब देखने को मिल रहा है और लोग कर भी रहे हैं। भूजल संरक्षण के लिए हमें वर्षा के जल को स्टॉप डैम, मेड़बंदी, गहरे कुएं बनाकर संग्रहित करना चाहिए। इससे भूजल स्तर में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। भूजल वैज्ञानिकों के सुझाव अब लोगों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर अपनाए जा रहे हैं। सिंपल सा तरीका है, गिवन और टेकन का कार्यक्रम है। यदि हम भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं तो हमें ये आवश्यक है कि हम वर्षा के जल को भूमिगत करके जो है उसको स्थिर करें, कि जो बारिश का अधिकांश पानी बह जाता है उसे हम किस प्रकार रोकें कि वो जमीन में रिस करके जो है भूमिगत जल के स्तर को वृद्धि करें। इसके लिए रूफटॉप टेक्नोलॉजी है, सोख्ता का काम किया जाता है कि कैसे गड्ढे बनाकर जो है हम पानी को उसमें इकट्ठा करते हैं और वो पानी धीरे धीरे जमीन में रिस कर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है हम भूमिगत जल का संरक्षण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा बच्चे जरूर पूछेंगे। थैंक यू।